हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और इसी के साथ साथ आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज हम आपके लिए टॉप 1000 क्वेश्चंस की जो हमारी सीरीज चल रही है उसकी क्लास नंबर 10 लेकर आए हुए, जिसमें हम आपको बहुत ही शानदार जानदार टॉप मल्टी चॉइस क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के, तो क्लास को कंप्लीट देखिएगा। साथ में पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठे, जो भी पॉइंट हम आपको बताएं उसे उस पर नोट डाउन करते हुए आपको चलना है। ठीक है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, आपके जो छोटे भाई बहन है, पड़ोस में है, रिश्तेदारी में, यदि सीपी नेट के जरिए 2021 में फार्मेसी सीपी नेट टेस्ट पास करके फार्मेसी करना चाहता है या चाहती हो, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल का कोई भी कोर्स यदि करना चाहते हैं, तो आप लोग उन लोगों से इस वीडियो को शेयर कर दिया करो, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके कुछ हमारे द्वारा। यदि आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़े रहे तो गारंटी लेते इस बात की हम कि आपको एग्जाम में जरूर हमारे चैनल से हेल्प मिलेगी। और नहीं तो जो पिछले स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछना, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारी क्लास से आए हुए थे। ठीक है। तो लगातार हमारे साथ बने रहेगा, अच्छे से मेहनत कीजिए और आपको एग्जाम में इस चैनल से जरूर ही हेल्प मिलेगी। ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दिया करो। जो भी स्टूडेंट्स हमसे न्यू जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो इससे आपको क्या फायदा मिलती है कि जैसे ही हम वीडियो डालेंगे आपके पास तुरंत हमारा नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमने कल की क्लास में आपको क्वेश्चन दिया था, जो क्लास नंबर हमारी 9 थी, उसमें हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था। वन लाइनर क्वेश्चन था कि एच आई वी वायरस होता है, एच आई वी जो वायरस है उसमें आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। एचआईवी वायरस में आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, ये क्वेश्चन हमने आपको दिया हुआ था। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका गलत भी आंसर दिया, कुछ ने तो ये बताया डीएनए और आरएनए दोनों होता है। हमने आपसे जब वायरस की क्लास ली थी तो तभी हमने आपसे बोला था कि वायरस के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जो डीएनए और आरएनए जो न्यूक्लिक अम्ल है वो दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ये हमने आपसे उसी दिन बोला था। लेकिन आप लोग क्लास देखते ही नहीं हो। वही स्टूडेंट्स देखते हैं, 4 5 6 उन्होंने देख लिया, उनको पता भी है, बाकी के देखते ही नहीं है क्योंकि उनको आता है ज्यादा। ठीक है। तो आप लोगों ने गलत आंसर दिया है बहुत ज्यादा। बहुत ही बेकार बात है जो आपने एचआईवी में दोनों ही न्यूक्लिक अम्ल बताए हुए, डीएनए भी बताया और आरएनए भी बताया, लेकिन इसमें दोनों नहीं होते, ओनली सिंगल स्टैंड आरएनए होता है। सिंगल स्टैंड यानी SSRNA। तो जिन्होंने क्लास देखी है उनको पता भी, उन्होंने सही आंसर भी दिया हुआ था। किसने दिया तो एक बार नाम बोल देते हैं। संजीव साक्या, विशाल कुमार, विकास पटेल। ये तो हमेशा एकदम बढ़िया आंसर देते हैं विकास पटेल जी। जो भी पूछते हैं बहुत ही विस्तार से अच्छी तरीके से बताते हैं, तो इसके लिए इनको बहुत बहुत थैंक यू। अच्छे से मेहनत कर दिए करिए। कुलदीप तिवारी जी और अर्जुन वर्मा, आकांक्षा चौरासिया और सेजल। बाकी के एक दो स्टूडेंट्स और हैं जिन्होंने एचआईवी की फुल फॉर्म तो सही बताई थी, जैसे महेंद्र यादव और भी कुछ है, लेकिन जो एचआईवी में जो न्यूक्लिक अम्ल है वो आप लोगों ने सही नहीं बताया। दोनों ही आपने बताए, नहीं तो आप कमेंट खुद आप देख सकते हो। डीएनए और आरएनए दोनों नहीं हो सकते, केवल केवल इसमें सिंगल स्टैंड आरएनए होता है। क्या होता है? सिंगल स्टैंड आरएनए होता है। इस बात को आप लोग अच्छे से याद कर लें। एचआईवी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एचआईवी जो होता है वो एक प्रकार का रेट्रोवायरस है जो एडिस रोग को उत्पन्न करता है। किसको उत्पन्न करता है? एडिस रोग जो होता है उसे ये उत्पन्न करता है। और एडिस जो होता है वो वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। ठीक है। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि एचआईवी में कौन सा आरएनए यानी कौन सा न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो चलिए सबसे पहले आज का क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। अच्छे से देखना, अच्छे से समझना। देखो हम आपकी 10 क्लास ले चुके हैं और 10 क्लास यदि आपने नहीं देखी सभी तो सभी क्लास को जरूर देखी। कम से कम हम आपको 100 प्लस क्वेश्चंस करा चुके। किसी क्लास में 15 करा देते, किसी में 12 हो जाते। इस प्रकार से कम 100 प्लस क्वेश्चन हम आपको करा चुके। और एक क्वेश्चन में जरूर आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको दो क्वेश्चन हमने बताए हुए, तो इससे आपके बहुत ज्यादा
आपको बेनिफिट भी होगा और बहुत ज्यादा क्वेश्चन हम आपको करा भी चुके हैं। 60 यानी कि 10 क्लासों में आपके 100 क्वेश्चन से भी ज्यादा क्वेश्चन हो चुके हैं। तो जो भी क्लास आपने अभी तक नहीं देखी उनको जरूर देखिएगा, बहुत ही आपको फायदा मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। क्वेश्चन है हमारा, किसी नाविक का परमाणु क्रमांक जेड है, किसी नाविक का परमाणु क्रमांक जेड है तथा इसकी द्रव्यमान संख्या एम है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन अच्छा है। किसी नाविक के परमाणु क्रमांक है वो क्या है, जेड है, तथा द्रव्यमान संख्या एम है। द्रव्यमान संख्या कहाँ होती है, ऊपर होती है, जैसे हमने ये मान लिया ए, ये कोई मेरा तत्व है और इसकी जो परमाणु क्रमांक है वो जेड है और द्रव्यमान संख्या है वो एम है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो न्यूट्रॉनों की संख्या आपको पता हुई, न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकाली जाती है, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटाया जाता है। द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक, जो परमाणु बाहर होता है उसमें परमाणु क्रमांक को माइनस किया जाता है। तो आपका आंसर जो होगा वो एम माइनस की जेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम माइनस की जेड। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या होगा, किसी नाविक के परमाणु क्रमांक जेड तथा इसकी द्रव्यमान संख्या एम है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो द्रव्यमान संख्या में से हम परमाणु क्रमांक को घटाते हैं तो एम माइनस की जेड हमारी न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखने में छोटा है पर अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा बहुत ही क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी होती है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है। तो हम आपको बहुत ही विस्तार से समझा देंगे जिससे आपको कभी भी कंफ्यूजिंग ना हो इस क्वेश्चन में। और पूछा भी जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। एक ट्रिक्स आपको बताएंगे वो आपको याद करनी होगी जिससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। हम यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है। ये पृथ्वी है और पृथ्वी के ये भूमध्य रेखा यानी जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ठीक है। जब ध्रुवों की तरफ जाएंगे यानी कि इधर जाएंगे या इधर जाएं, ध्रुव ये ध्रुव होते हैं, ऊपरी जो ये ऊपरी ध्रुव, ये निचला ध्रुव हो जाएगा आपका। तो ध्रुवों की ओर जब जाते हैं तो जी का मान जो होता है, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो हमारा बढ़ता है। कैसा होता है, बढ़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब हम विषुवत रेखा पर जाएं, भूमध्य रेखा पर जाएं तो जी का मान क्या होता है। यहाँ से जो यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा, तो बढ़ता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बढ़ता है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है और आपसे कि जब हम विषुवत रेखा पर जाए तो जी का मान क्या होगा। तो जी का मान जो होगा वो आपका कम होगा। कैसा होगा, कम होगा यानी घटता है, ठीक है। जब हम विषुवत रेखा पर जाएं तो जी का जो मान होता है वो कैसा होता है, घटता है। अब बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की कि जी का मान सबसे अधिक कहां पर होता है। जी का मान जो होता है वो सबसे अधिक कहां पर होता है, यदि आपसे ये पूछा जाए तो जी का मान जो होता है वो सबसे अधिक ध्रुवों पर ही होता है। कहां पर होता है, जी का मान सबसे अधिक यदि आपसे पूछा जाए तो कहां होता है, तो ध्रुवों पर होता है। और जी का मान सबसे कम पूछा जाए कहां होता है, तो विषुवत रेखा पर होता है। सबसे ज्यादा पूछा जाए तो ध्रुवों पे आप बताओगे और जी का मान सबसे कम पूछा जाए तो विषुवत रेखा पर बताओगे यानी भूमध्य रेखा पर बताओगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं यहाँ से। किस प्रकार से पूछे जाते हैं कि पृथ्वी तल से ऊपर और नीचे जाने पर, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान कैसा होता है। तो पृथ्वी तल से आप चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, जी का मान आपका कैसा होता है, कम होता है। कैसा होता है, कम। पृथ्वी तल से पृथ्वी तल से आप चाहे ऊपर जाते हो तो जी का मान घटता है, चाहे नीचे आते हो तो जी का मान आपका घटता है। लेकिन ध्रुवों पर जाओगे तो जी का मान बढ़ता है, विषुवत रेखा पर जाओगे तो कम होता है। यदि आप बीच में रहोगे, केंद्र पर आते हो, केंद्र की जब बात करते हैं जी का मान शून्य कहाँ होता है, तो जी का मान शून्य जो आपका होता है वो केंद्रों पर होता है। कहां पर होता है, केंद्र पर। केंद्र पर जी का मान शून्य होता है, ध्रुवों पर अधिक होता है, विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। और ऊपर और नीचे जाने पर जी का मान जो होता है वो घटता है। क्या होता है, कम होता है यानी घट यानी कम होता है। कैसा होता है, कम होता है। अब एक ट्रिक्स है, आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से एक ट्रिक्स याद कर लेना
कि पृथ्वी तल से ऊपर और नीचे जाने पर जी के मान में क्या फर्क पड़ता है। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में क्या फर्क पड़ता है। तो एक ट्रिक्स है, ऊपर नीचे कम कम, ऊपर नीचे कम कम, ऊपर नीचे कम कम। ट्रिक्स लिख लेना, ऊपर नीचे कम कम, बीच में नहीं है। ऊपर नीचे कम कम, बीच में नहीं है, यानी कि ऊपर और नीचे कम कम होगा और बीच में आपका शून्य होगा। तो ये इसकी क्या है, ट्रिक्स है। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर जो जी का मान होता है वो कम होता है और बीच में बिल्कुल भी नहीं होता है। विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है और सबसे ज्यादा बात कर ली जाए तो ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है। तो ये 3-4 क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लेना। तो यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान कैसा होता है, तो वो आपका बढ़ता है। कैसा होता है, बढ़ता है। अच्छे से याद करना, ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सभी यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों का संबंध किससे होता है। सभी यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों का संबंध किससे होता है। तो देखो, आपको पता है, सबसे पहले ऑप्शन देखा करो। मोनेरा जो जगत है उसमें हमारे जीवाणु आता है, वो एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक होता है। एक कोशिकीय होता है यानी कि यूनिसेलुलर होता है और प्रोकैरियोटिक होता है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक। एक कोशिकी प्रोकैरियोटिक कोशिका इसमें पाई जाती है। तो ये तो यूकैरियोटिक की बात कर रहा है, तो मोनेरा ऑप्शन नहीं होगा। कवक जो होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बहुकोश बात हो रही है एक कोशिकी की यहाँ पर। जीवाणु, तो अभी हमने आपको बताया कि मोनेरा जो जगत होता है उसमें जीवाणु आता है, माइकोप्लाज्मा आता है। तो ये एक कोशिकी होता है और प्रोकैरियोटिक इसमें सेल पाई जाती है। बचा हुआ ऑप्शन कौन बचा, जो प्रोटिस्टा होता है जगत, जो प्रोटिस्टा है जो मोनेरा के बाद आता है। आपने आर एच व्हिटकर का वर्गीकरण पढ़ा होगा। आर एच व्हिटकर ने जंतु जगत को 5 भागों में बांटा था, यानी कि सबसे पहले मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर पादप, फिर एनिमिलिया प्लांटी, फिर उसके बाद एनिमिलिया। तो क्रम भी आपसे पूछा जाता है कभी कभार कि इसमें क्रम से लगाइए, तो सबसे पहले मोनेरा, फिर उसके बाद प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी, फिर एनिमिलिया। तो जो यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव होते हैं वो आपके कहां पर होते हैं, प्रोटिस्टा में होते हैं। कहां पर होते हैं, प्रोटिस्टा जगत में आपके यूकैरियोटिक और एक कोशिकीय जीव आते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके उदाहरण बताने होंगे, क्योंकि हम बता चुके हैं पिछली क्लासों में। ठीक है, यदि आपको पता हो तो जल्द से जल्द इसका आंसर देने की कोशिश करें। प्रोटिस्टा में कौन कौन से जीव आते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रोटिस्टा। जगत प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव हमारे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर होता है। द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर होता है। द्रव्यमान स्थिर होता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। दोनों सत्य, दोनों गलत है। अब देखो, आपको हम सबसे पहले समझाते हैं कि द्रव्यमान जो होता है वो हमेशा नियत रहता है, यानी कि वो बदलता नहीं है। द्रव्यमान और भार में यदि आपसे अंतर पूछ लिया जाए तो द्रव्यमान जो होता है वो आपका नियत रहता है, जबकि भार आपका बदलता रहता है। जो द्रव्यमान होता है वो नियत रहता है, ये बदलता नहीं है कभी। और भार जो होता है वो हमेशा बदलता रहता है। कैसे, देखो ये भी हम आपको समझा देते हैं। यदि आप पृथ्वी पर आपका जो वजन है, भार है, वो 30 किलो है। आपका जो भार है वो 30 किलो है और यही आप चंद्रमा पर जाते हो तो आपका जो भार होगा वो आपका वहां पर कम होगा। द्रव्यमान तो आपका भाई ऐसा नहीं कि आप 30 किलो को तो आपका चेंज हो जाए, द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। भार जो होता है वो जगह के हिसाब से, वायुमंडल के हिसाब से चेंज होता रहता है। यदि आप यहाँ पे पृथ्वी पर 30 केजी के हो तो आप चंद्रमा पर आपका जो भार होगा वो 6 केजी ही होगा। कितना होगा, यानी 5 केजी होगा, सॉरी। कितना होगा, 1/6 होता है। कितना होता है, 1/6 होता है पृथ्वी से। जब यहाँ पर आप 30 किलो के हो, 30 केजी को हो, तो आप चंद्रमा पर कितने हो गए, 5 किलो के, यानी 5 किलो ही आपको वहां पर वजन आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, तो कितना, तो इसका मतलब हुआ कि द्रव्यमान जो होता है वो चेंज नहीं होता है, जबकि भार जो होता है वो चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार जो होता है वो परिवर्तनीय होता है। कैसा होता है, परिवर्तनीय होता है। जो हमने उदाहरण आपको बताया वो अच्छे समझ लेना, इसके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि यदि
पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का वजन 50 किलो है, तो उसका चंद्रमा पर कितना वजन होगा, चंद्रमा पर कितना वजन होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप हमेशा उसमें 6 का भाग लगा देना, क्योंकि पृथ्वी से चंद्रमा पर वजन जो होता है वो एक एक यानी कि 1/6 भाग रह जाता है, उसका 1/6 उसका भाग रह जाता है। तो इसलिए उसमें 6 का आप डिवाइड करना, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था। विश्व का प्रत्येक पदार्थ है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, ऐसा किसने बोला था सबसे पहले, डाल्टन ने, कड़ाद ने, या रदरफोर्ड ने, या एवोगाद्रो ने। तो याद कर लेना, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कड़ाद नाम के वैज्ञानिक महर्षि थे यानी कि ऋषि थे, उन्होंने सबसे पहले बताया था कि जो प्रत्येक पदार्थ होता है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ होता है। फिर कहीं उसके बाद आए थे डाल्टन, जॉन डाल्टन, जिन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया है, परमाणु थ्योरी दी है, वो उसके बाद आए हुए थे। सबसे पहले जो परमाणु के बारे में जो यानी कि सबसे पहले जो पदार्थ के बारे में बताया था परमाणु, जिन्होंने ये नहीं बताया था कि ये परमाणु इनके अंदर होते हैं, ऐसा इन्होंने कुछ नहीं बोला था। सिर्फ इन्होंने ये कहा था कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, ये ऐसा किसने बोला था, तो ऐसा कड़ाद नाम के जो ऋषि थे उन्होंने बोला हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो क्वेश्चन देखने में आज आपको बड़े लगे, लेकिन आंसर उनके बहुत छोटे निकल के आते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, तब आप जैसे ही आप देखोगे अरे क्वेश्चन बहुत सरल है, आप एकदम टिक लगाते हो। लेकिन बड़े क्वेश्चन देख के ये ना देखा करो बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो बहुत कठिन होगा, बहुत सरल क्वेश्चन हो, जितने बड़ा क्वेश्चन होगा उतना ही सरल होगा। अच्छे से उसे समझ के आंसर दिया करो, ठीक है। 92 यानी 92 यूरेनियम 235 तथा 92 यू 238 परमाणुओं में क्या अंतर है, इनमें आपको अंतर बताना होगा। यूरेनियम 238 में 3 प्रोटॉन अधिक है, यूरेनियम 238 में 3 न्यूट्रॉन अधिक है, यूरेनियम 238 में 3 प्रोटॉन तथा 3 इलेक्ट्रॉन अधिक है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो कैसे, तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। यूरेनियम 238 में 3 प्रोटॉन अधिक है, तो ऐसा तो कहीं भी नहीं है। 92 यहाँ पर देखो प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक जो होता है वो वही, उसे ही हम प्रोटोनों की संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटोनों की संख्या। जो हमारा परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर होता है उसे ही हम प्रोटोनों की संख्या कहते हैं। तो यहाँ प्रोटोनों की संख्या जो आपको दी है वो कितनी थी है 92, तो 3 तो कहीं अधिक नहीं, दोनों की समान है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम सी चेक करते पहले, यूरेनियम 238 में 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो ये भी नहीं है। जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो यहाँ पर 92 हमारे यदि प्रोटॉन है तो 92 ही हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका मतलब है सी ऑप्शन होगा नहीं, डी तो आपका होगा नहीं, बचा हुआ जो आपका बी ऑप्शन है यही राइट होगा। देखो यूरेनियम 238 में 3 न्यूट्रॉन अधिक है, यूरेनियम 238 में 3 न्यूट्रॉन अधिक है। कैसे, यहाँ पर देखो 235 दिया है, यहाँ पर 238 आपको दिया है, ये इसका परमाणु भार है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या तो हम ऐसे निकालते नहीं है। न्यूट्रॉनों की संख्या जब हम निकालेंगे तो परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक जब घटाएंगे, दोनों को घटा के जब देखेंगे तो आपके 238 में जब 92 घटाओगे इधर, और 238 में आप जब 238 में 35 में सॉरी 235 में से 92 जब घटाओगे तो आपके, और 235 में 238 में जब 92 आप यहाँ से घटाओगे तो यहाँ से 3 न्यूट्रॉन अधिक निकल के आएंगे। कितने, यहाँ 146 निकल के आएंगे, यहाँ 143 निकल के आएंगे, तो आपके 3 न्यूट्रॉनों की संख्या अधिक होगी। इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा ये भी है, एक्स किरणें हैं, एक्स किरणें जो एक्स रे होती है जिनकी खोज रॉन्टजन नाम के वैज्ञानिक ने की थी, और इनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो एक्स किरणें क्या है, गतिमान इलेक्ट्रॉन, गतिमान धनात्मक आयन, गतिमान ऋणात्मक आयन, या विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो एक्स किरणें जो होती है वो आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बायोलॉजी का एनसीईआरटी क्वेश्चन है। वर्गीकरण विज्ञान शब्द इनमें से किससे संबंधित है,
वर्गीकरण विज्ञान शब्द है वो इनमें से किससे संबंधित है? पादप और प्राणियों की पहचान तथा वर्गीकरण से संबंधित है, पादपों तथा प्राणियों के नाम पद्धति का पहचान से संबंधित है। ए और बी दोनों सही है। जीवों की किस्मों की विविधता तथा उनमें आपसी संबंध से संबंधित है। तो याद कर ले, वर्गीकरण जो विज्ञान होता है उसकी डेफिनेशन यदि आपसे पूछी जाए तो आप बताओगे जीवों की किस्मों की विविधता जो अंतर होता है तथा उनके आपसी संबंध से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वर्गीकरण विज्ञान क्या होता है? तो जीवों की किस्मों की जो विभिन्न प्रकार की जातियां, उनकी विविधता, अंतर जो पाया जाता है उनमें, और आपसी संबंध जो होता है उसे ही हम वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गेहूं का कीट रोग का कारक जीव है। गेहूं का जो कीट रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो सबसे पहले हम बता देते हैं आपको। जो गला काम नहीं कर रहा है इतना हम 2 वीडियो डालने में मेरा गला है वो सही से काम नहीं कर रहा। हम पानी भी गर्म पी रहे हैं तब भी हमारा गला काम नहीं कर रहा। हम आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार है, लेकिन आप लोग सपोर्ट थोड़ा कम करते हो। थोड़ा और सपोर्ट कर दीजिए जिससे ये चैनल अच्छे से ग्रो कर जाए और आपकी क्लासेस लगातार चलती रहें। ठीक है, गेहूं का कीट रोग कारक जीव है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो गेहूं का कीट रोग होता है वो कवक के कारण होता है। किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है, यानी फंजाई के कारण होता है। पक्सीनिया है कि अल्टरनेरिया है कि म्यूकर है या इनमें से कोई नहीं। देखो म्यूकर जो कवक होता है एक प्रकार का कवक है जिसे हम काली फफूंदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काली फफूंदी के नाम से इसे जाना जाता है। लेकिन यहाँ बात करते हैं गेहूं का कीट रोग। गेहूं का जो कीट रोग होता है वो आपके पक्सीनिया नाम के कवक के कारण होता है। किसके कारण होता है? पक्सीनिया नाम का एक कवक होता है जिसके कारण गेहूं का कीट रोग हो जाता है। कीट रोग कैसा होता है तो आप लोग गूगल पे सर्च कर लेना, आपको गेहूं पर दिखाई दे जाएगा कैसा होता है। ठीक है, यदि आपको देखना हो तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। गेहूं का जो कीट रोग होता है वो पक्सीनिया कवक के कारण होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पेनिसिलिन प्राप्त होता है। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? तो पेनिसिलिन जो पेनिसिलिन एक प्रकार की औषधि है, प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है। इस ये जो होता है वो कवक से प्राप्त किया जाता है। तो वो उन कवकों के नाम क्या है? तो देखो पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ज्यादातर ऑप्शन में आपको जो मिलता है वो पेनिसिलियम नोटेटम मिलता है। ठीक है, लेकिन पेनिसिलिन जो है ये औषधि जो होती है वो दोनों ही इन कवकों से प्राप्त की जाती है, पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी होगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों से ही प्राप्त की जाती है। पेनिसिलियम जो औषधि है वो पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से प्राप्त की जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। क्वेश्चन क्या है? एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती है, यह नियम निम्न में से किसने दिया था? एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती, यह नियम किसने दिया था? आपको बताना होगा। हुंडी ने दिया था कि पाउली ने दिया था कि फेराडे ने दिया था या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताना होगा। थोड़ा विस्तार से देना जिससे और भी स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ शेयर जरूर कर दिया करो जिससे उनकी भी कुछ हेल्प हो सके हमारे द्वारा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे आज के और इसी प्रकार से हम आपके लिए आगे क्वेश्चन लाते रहेंगे यदि आप लोग लगातार हमको सपोर्ट करते रहोगे, हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहोगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।